तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। कोई पीछे से बोल रहा होता है कि हुआंग फैमिली से आता है, जो कि हमारे कंट्री के टॉप 10 गिल्ड में से एक गिल्ड उसी का है। और ये जियांग काई, उसकी ये मजाल कि वो उस पे हमला करे। आसपास के सब बहुत गुस्से में होते हैं और सब कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। तभी वी पीछे घूमकर बोलता है, जियांग काय, तुमने तुमने मुझ पर हमला करने की जरूरत की। और वो अपने इंजर्ड जगह को भी अपने हाथों से पकड़ा होता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसका सामना कर रहे हो? पर हमारे एमसी को क्या? वो पीछे एकदम गुस्से से मुड़ता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है ना, तुम जैसे जानवर का जिसने मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मुझे धमकी दी। क्या मैं तुम्हारी केयर करूंगा कि तुम कौन हो? और ये सुनकर वी के तो पसीने छूट जाते हैं। वो डर के मारे पीछे देख रहा होता है और हमारा जियांग भी उसके तरफ आगे बढ़े जा रहा होता है और बोलता है, दुनिया खत्म होने को आ रही है और मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई उन्हें छूने की भी कोशिश करे तो। और फिर सभी लोग चौंक के देख रहे होते हैं कि अब यहाँ क्या होने वाला है। जिया और चश्मे वाला भी वही देख रहा होता है। और फिर जैंग गुस्से से बोलता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, बट मैं उसके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लूँगा। और हमारे वी की अभी तक में तो पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो रुको रुको बोल ही रहा होता है, बट तभी जैंग जोर से चिल्लाता है, मैं उसे मार डालूंगा। और वो उसी बीस्ट गॉड वाले स्पाइक से वी के ऊपर एक जबरदस्त हमला करता है। वो स्पाइक उसके छाती में दे मारता है और वी भी एकदम बहुत ज्यादा दर्द से करा रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि एक्सप्लोरर जियांग काई ने लेवल 1 एक्सप्लोरर हुआंग वी को मार दिया है और उसके 6 एक्सपीरियंस पॉइंट्स वो ले सकता है। क्या तुम वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेना पसंद करोगे? और हमें दिखाया जाता है कि वे मर चुका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके छाती से अपना स्पाइक वापस बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है, सिर्फ 6 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, ये है बड़ी फैमिली का सीक्रेट जो कि अंदर से इतनी गरीब है। और ये देखकर आसपास बहुत हल्ला होने लगता है। पीछे से एक बोलता है, क्या उसने ये जरूरत की और उसने यंग मास्टर वैंग फैमिली के यंग मास्टर को उसने मार दिया। तभी दूसरा बोलता है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और उनमें से कोई तीसरा बोलता है कि ऐसा तो है कि घोस्ट स्टार पे मरने वाला असली दुनिया में नहीं मरता है, बट हुआंग की फैमिली जो कि जुआनवू गिल्ड को ओन करती है, वो पता नहीं अब इसके साथ क्या करेगी। और पीछे से जो चश्मे वाला रहता है वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा थोड़ा बेवकूफ़ ज़रूर है, बट ये तो बहुत बहादुर है और मुझे लगता है कि सबसे ऊपर तक जाने के लिए ये पर्सन सबसे ज़्यादा वर्दी है और इनसे हायर अप्स ज़रूर मिलना चाहेंगे। और फिर वो बोलता है, ओह लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हुआंग वी था जिसने ये प्रोवोकेशन शुरू किया और जियांग काई के फैमिली पे वो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था। जियांग काई ने तो बस अपने बचाव में रिटेलिएशन में सेल्फ डिफेंस किया। इस मैटर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और तीनों हीरोज उसकी तरफ देख रहे होते हैं, बाकी सब भी चौंके हुए रहते हैं। फिर वो चश्मे वाला फिर बोलता है, जियांग काय, तुम तीनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रिवार्ड की तरफ ले जाऊंगा। जियांग बोलता है, हाँ सर, हम अभी आपके पीछे आते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जू बोलता है, वाओ काय, तुम कितने हैंडसम दिख रहे थे अभी तुरंत। और फिर सुवाई भी बोलती है, हाँ एकदम बॉस की तरह। और फिर हमें गॉड स्टार पे शाम का समय दिखाया जा रहा होता है। शुआंगवू सिटी में
फिर ये तीनों एक गज़ीबो में नीचे खड़े होते हैं और फिर चश्मे वाला बोलता है, इस लंबे इंतज़ार के लिए मुझे माफ़ करना। ये इक्विपमेंट जो मिलिट्री ने तुम्हें दिया है वो एक एक्सेप्शन है, इसे खोलो और देखो। और तीनों के सामने एक एक बॉक्स रखी होती है। तभी जैंग बोलता है, शुक्रिया, और तीनों बॉक्स को देख रहे होते हैं। तभी पहला बॉक्स खुलता है और ये होता है सू आई का, और वो एकदम खुश होते हुए चिल्लाती है कि हा देखो, ये तो एक लाइफ जेड है। ये तो एक इनिशियल इक्विपमेंट है जिसके सपने हर कोई डॉक्टर देखा करता है अपने अर्ली स्टेजेस में। और फिर चश्मे वाला बोलता है, ओहो, ये लाइफ जेड, ये तो 15 पॉइंट आपकी फिजिक और मेंटल पावर में ऐड कर देता है। और इसका एक बोनस इफेक्ट भी है जो कि है ट्रीटमेंट और मेडिसिन, जो कि बहुत अच्छा है। और तभी जू भी अपना बॉक्स खोल लिया होता है और उसके अंदर से एक चमचमाता आर्मर निकलता है और वो एकदम खुशी में बोल रहा होता है, वाओ देखो, मेरा वाला तो एक लेदर का आर्मर है, कितना कूल है ना। और वो एकदम पोज मार रहा होता है। तभी चश्मे वाला बोलता है, वेल, ये ब्लैक रॉक राइनो का लेदर आर्मर है जो कि डिफेंस और स्ट्रेंथ 16 पॉइंट से बढ़ा देता है। ये तो डैमेज भी 16% तक कम कर देता है। ये एक बहुत हाई क्वालिटी इक्विपमेंट है जो कि दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी रखता है। और वो ये बोलते हुए क्लैप कर रहा होता है। तभी पीछे से जू एकदम पोज देते हुए अभी भी बोल रहा होता है, वाह वाह, ये तो सही में बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और पीछे से सुआई जैंग को बोलती है, काय, तुम भी अपना बॉक्स खोलो ना और उसमें देख के बताओ कि तुम्हें क्या मिला है। और जैंग भी अपना बॉक्स ओपन कर देता है हाँ बोलते हुए। और जो वो देखता है उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रहती हैं, क्योंकि उसे एक नोटिफिकेशन आया रहता है कि ये एक अनआइडेंटिफाइड इक्विपमेंट है जिसे आइडेंटिफाई करना होगा। और हमें दिखाए जाते हैं 9 चमचमाते चक्कू छोटे वाले। और फिर चश्मे वाला बोलता है, हाँ, इसे आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है ताकि तुम इसे अच्छे से यूज़ कर सको। तभी जू बोलता है, होली शिट, तुझे एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड की ज़रूरत है, ये तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और फिर चश्मे वाला अपने पास से कार्ड निकालते हुए बोलता है, हाँ, इक्विपमेंट जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के रहते हैं उन्हें आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए होता है। मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं जिनसे मैं तुम्हें आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकता हूं। और वो कार्ड उस आइटम के पास टच करते ही वो रजिस्टर हो जाता है और हमारे जैन के स्क्रीन पे एक मैसेज आता है और इनका नाम 9 ट्रिबुलेशंस दिखाया जाता है। और ये एक एस क्लास का वेपन है और इसके फायदे होते हैं कि वो स्ट्रेंथ को 9 पॉइंट से बढ़ा देगा, पेनिट्रेशन को 9 पॉइंट से और एजिलिटी को भी 9 पॉइंट से बढ़ा देगा। और इसका एक स्पेशल इफेक्ट भी होता है, हर बार जब भी तुम इसे यूज़ करोगे क्रिटिकल हिट रेट और क्रिटिकल हिट डैमेज 10% से बढ़ेगा, जो कि मैक्सिमम 90% तक जा सकता है। और आफ्टर एक क्रिटिकल हिट के ट्रिगर होने के बाद सभी बोनस इफेक्ट जो कि ये लाइफ चेजर हथियार के हैं वो रिसेट कर दिए जाएंगे। और फिर चश्मे वाला बोलता है, आह, तो ये एक क्रिटिकल हिट वेपन है। उसके बाद वो फिर बोलता है, न्यू कमर का अटैक पावर लो होता है और क्रिटिकल हिट डैमेज उतना हाई भी नहीं होता। मुझे लगता है कि ये एस लेवल आइटम कोई अच्छा नहीं है, ये तो एक ए लेवल इतना बोल ही रहा होता है। तभी जू उसकी बात काटते हुए बोलता है, सर, ये मेरे भाई के लिए सही हथियार नहीं है। और सुआई भी बोलती है, कमांडर लू, काई इक्विपमेंट, वो अपना इक्विपमेंट चेंज कर सकता है क्या? तभी चश्मे वाला बोलता है, हाँ, थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होगी, बट मैं तुम्हें इसे चेंज करने में मदद कर सकता हूँ। और इसी बीच काय बोलता है, नहीं, और वो बोलता है कि इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यही वाला हथियार चाहिए। और सब ये सुन के चौंक जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका ये करेगा क्या।
काय उन चक्कुओं को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, ये इक्विपमेंट मेरे लिए बिल्कुल भी बर्बाद नहीं है। ये तो सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है मेरे लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा क्रिटिकल डैमेज दुगना नहीं है और कोई भी ऑर्डिनरी आदमी के बराबर नहीं, बट ये 200 गुना है। और फिर वो वुल्फ वाला हमें सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि जब तक ये क्रिटिकल हिट होते रहेगा, शैडोलेस वुल्फ किंग भी इसे नहीं रोक सकता। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्रिटिकल हिट रेट बहुत कम है। अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ूं और मैं मर भी सकता हूं इससे पहले कि मेरा क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो जाए, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इसका कोई यूज़ नहीं कर पाता। और हमें एक कार्टूनिक पिक्चर से इसका डिस्प्ले भी दिखाया जाता है कि 10 क्रिटिकल हिट पर मिनट और 1 क्रिटिकल हिट 10 दिनों में इसका मतलब क्या होता है। और हमारा जैंग एकदम उदास वाले फेज में रहता है और फिर वो चक्कू को ऊपर करते हुए बोलता है कि पर ये 9 ट्रिबुलेशंस ऑफ लाइफ लेजर 10 क्रिटिकल हिट रेट मेरा बढ़ा देते हैं। इससे हर 9वीं बार जब मैं इससे खेलूंगा तो मेरा क्रिटिकल चांस रेट 90% तक बढ़ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट क्रिटिकल हिट के बराबर हो जाएगा। और फिर वो एकदम खुश होते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा भी बोला जा सकता है कि परफेक्ट होने के लिए एक्सक्लूसिव आर्टिफैक्ट यही है गैम्बलर्स के लिए। और चश्मे वाला बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर जियांग काई को ये पसंद है तो इसे चेंज मत करो। और फिर वो बोलता है, तो ठीक है, अब जबकि तुमने ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है, तुम अर्थ पे जा सकते हो जब भी तुम चाहो। और वो आगे बढ़ के बोल रहा होता है, और जियांग काई, मैं तुम्हें पर्टिकुलरली याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए तुमसे मिलने कोई ज़रूर आएगा जब तुम यहाँ पर अगली बार आओ। और मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि सावधान रहो जब तुम घर जाओ। और जियांग को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है और वो आह बोल के पीछे देख रहा होता है। तभी शेंगेओ किंगडम का फिर से एक बार हमें सीन दिखाया जाता है और फिर हम रिवर मिडल सिटी शैंटी टाउन में आ जाते हैं। और हमारा जियांग एकदम खुशी अपने बाइसिकल पर राइड करते हुए घर की तरफ बढ़ रहा होता है और सोचता है कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं नोवाइस ट्रायल्स इतने आसानी से पास कर जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई और बहन जब ये सुनेंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। और तभी उसे कुछ दिखता है और वो चौंक के बोलता है, ये क्या है, मेरे घर के सामने एक इतनी बड़ी लग्जरी वाली कार कैसे आ गई, यहाँ पे कौन 2 दिन में अमीर हो गया। और फिर वो अपना फोन निकालते हुए चेक करता है और बोलता है, कोई बात नहीं। फिर वो अपने घर का गेट खोलता है और आवाज लगा रहा होता है, बड़े भाई यिंग, मैं वापस आ गया। गैस करो कि मेरा नोवाइस ट्रायल्स कैसा गया। और फिर वो जो देखता है वो उसकी आंखें एकदम फाड़ देती है। वो अंदर देख रहा होता है कि सोफे पे कोई आदमी बैठा होता है और पूरी की पूरी गुंडों की टुकड़ी उसके घर में जमा रहती है। और उनमें से मेन वाला गुंडा जिसका नाम हुआंग डा रहता है, वो बोलता है, यो, बहुत देर इंतजार करने के बाद कोई फाइनली अपने घर वापस आ गया। मैंने तो सुना है कि तुमने नोवाइस ट्रायल्स में आज के दिन एकदम धूम मचा दी थी। और जैंग ये देखकर एकदम चौंक जाता है और वो बोलता है, तुम हुआंग वे के भाई हुआंग डा, तुम वही हो ना, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। और तभी पीछे से जैंग के पीठ पर कोई जोर से उसकी तरफ पुश करता है और गेट लॉक हो जाता है और दिखाते हैं कि वो कोई गुंडा होता है। और 2 लोग जैंग का हाथ पकड़ के उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं। जैंग को बहुत दर्द हो रही होती है और हुआंग डा उसके पास आते हुए बोलता है, जियांग काई, क्या तुम्हें पता है मेरे भाई को तुमने मार दिया था ना घोस्ट स्टार पर, और अब वो जब वापस आया है हमें उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए भेजना पड़ा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी हुआंग फैमिली दूसरों को बुली किया करती है
और हमसे भिड़ने का कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। हम सबकी फैमिली को बुली करते हैं, कोई दूसरा हमें बुली नहीं कर सकता। और फिर वो एकदम डिमोनिक शक्ल बनाते हुए बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है जियांग, कब तक तुम हमसे छुपे रह सकते हो? 1 महीने, या फिर ऐसा करूं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुपा दूं? और वो बैट उसके तरफ एकदम जोर से उसके सर के ऊपर चला देता है। ये देखकर तो हमारे मेन कैरेक्टर जियांग की भी फट जाती है और वो देख रहा होता है। तभी पीछे से उसके घर का गेट एकदम उड़ते हुए आता है और उन दोनों के सर पे जोर से लगता है और जियांग को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो गेट पीछे जाकर और 2 लोगों को लगता है और वो हुआंगडा भी गिर जाता है नीचे। और तभी वो बोलता है, ये कौन है, ये कौन है? और गेट के अंदर से 2 लोग घर में एंटर करते हैं और वो बोलता है, जियांग काई, मुझे किसी को भेजकर तुम्हें याद दिलाना चाहिए था कि तुम घर पहुंचते वक्त सावधान रहो। और दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, हमारा वही लैब वाला कमांडर होता है जो कि बोलता है कि तुमने इसे सीरियसली क्यों नहीं लिया। उसके पीछे से सू लैन भी अंदर आई होती है और वो बोलती है, हिलो मत, यहाँ पे मिलिट्री अपना काम करने जा रही है। और तभी हुआंगडा बोलता है, हाँ, ये वी यिंग है, सुप्रीम कमांडर रिवर मिडिल सिटी का, जो कि एक मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है। और वो बोलता है कि तुम इतने बड़े बिग शॉट यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भाई एकदम सिगरेट पीते हुए बोलता है, हाँ, मैं यहाँ पर जियांग काई के लिए आया हूँ और आज तुमने किसी ऐसे को ऑफेंड कर दिया है जिसे तुमने ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। और हुआंगडा सोच के बोलता है, जो कमांडर इन चीफ यहाँ पे है वो भी जियांग काई के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है? और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी दीवार के जरिए खड़ा हो रहा होता है और सोचता है, क्या इतने बड़े बिग शॉट रिवर मिडिल सिटी के सुप्रीम कमांडर मेरे लिए आए यहाँ पर? और तभी दिखाते हैं पुलिस हुआंगडा को अपने साथ पकड़ के ले जा रही होती है और तीनों ऊपर फ्लोर से देखते रहते हैं और पुलिस वाला उसे बोल रहा होता है, सावधान रहो। और फिर जियांग कमांडर से पूछता है, कमांडर वी, यहाँ पे आकर मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये पता ही नहीं था, पर आप ऐसा क्यों? तभी कमांडर उसकी बात काटते हुए बोलते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए एक जॉब लेकर आए हैं। हम इसी काम से यहाँ आए थे। ये नोवाई स्टाइल्स में तुम, युआन जू और सू आई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम ऑफलाइन चले गए थे तो युआन जू और सुआई ने मिलिट्री ज्वाइन करने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। हम यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि हम तुम्हें भी इनवाइट कर सकें और तुम तीनों हमारे लिए काम करो। और वो स्मोक छोड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास एक नया प्रोफेशन है। और ये सुनकर हमारा जियांग भी चौंक जाता है। उसे पता नहीं होता है कि ये बात इसे कैसे पता चली। और तभी सुलैन बोलती है, जियांग काई, क्या तुम्हें पता है कि नया प्रोफेशन मिलने से क्या होता है? अभी करेंटली हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो कि घोस्ट स्टार्स पे एक्सप्लोरर्स को मिलते हैं और सभी एक्सप्लोरर एक जॉब चेंज हर 20 लेवल में फेस करता है। और सभी जॉब चेंज के साथ एक एक्सप्लोरर का एट्रीब्यूट और स्किल चेंज होता है। कुछ बहुत ताकतवर बन जाते हैं और कुछ तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और फिलहाल जो बहुत सारे प्रोफेशन बहुत बेकार ही हैं, और जबकि वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपने लेटर स्टेजेस पे तो वो कभी कभी बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और मिलिट्री ऐसे लोगों को ही ढूंढती है ताकि उन्हें नए प्रोफेशंस मिलते रहे। और हमें विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि कैसे कुछ चेस पीसेस को सही से उठाकर यूज़ किया जाता है और बाकी बेकार को नीचे फेंक दिया जाता है। और फिर वो सुलैन बोलती है, और तुम्हारे पास अभी जो है वो लगता है एक बहुत ताकतवर प्रोफेशन है, इसीलिए जियांग काई, क्या तुम मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहोगे? और ये तुम्हारे लिए एक नई करियर की तरह होगा। जियांग ये सुनकर सोच ही रहा होता है
फिर वो फिर से बोलती है, चिंता मत करो, हम तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। और तभी कमांडर बोलता है कि हमें माफ़ करना कि हम यहाँ आने से पहले हमने तुम्हारी फैमिली का इंफॉर्मेशन सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया था और हमें पता चला कि तुम्हारा भाई बहुत बीमार है। तभी सुलैन बोलती है, अगर अभी तुमने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया तो मिलिट्री सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही प्रोटेक्ट नहीं करेगी, पर तुम्हारा जितना तुम्हारे भाई का मेडिकल खर्चा होगा सब मिलिट्री ही अफोर्ड करेगी। और ये बात सुन के जैंग पहले तो चुप रहता है और फिर कमांडर पीछे जाते हुए बोलता है, तो क्या सोचा है तुमने? क्या तुम घोस्ट स्टार जाओगे ताकि तुम अपने भाई के दवाई के खर्चे निकाल सको? क्या तुम इस चीज़ से अग्री करते हो? तो मुझे मिलिट्री के पास आकर कल तक में तुम इसका जवाब दे सकते हो। और सुलैन भी बोलती है, मुझे वहाँ पे ढूंढ लेना। और जैंग ये सब देख ही रहा होता है कि वो फिर से बोलता है, सॉरी, मैं मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं ये ऑफ़र रिफ्यूज़ करता हूँ। और ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। सुलैन को तो विश्वास नहीं हो रहा होता है, वो अभी भी जैंग की तरफ ही देख रही होती है। फिर जैंग बोलता है कि मुझे पता है कि मिलिट्री बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये उन्हीं प्रोफेशंस के लिए है जो कि आगे चलकर बहुत ताकतवर हो जाएंगे, उनका फ्यूचर डेवलपमेंट अच्छा होगा। पर जू का मार्शल आर्टिस्ट और नुआन का जो डॉक्टर है ये इम्प्रूव कर सकता है, बट मैं इनसे अलग हूँ, मेरा एक नया प्रोफेशन है। और याद है तुमने ड्रंकर्ड के साथ क्या किया था? पहली बार जो ड्रंकर्ड प्रोफेशन आया था तो तुमने इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू किया था, पूरी मिलिट्री इसे यूज़ करना चाहती थी और इस कारण उस समय मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा उसे असिस्ट किया था। ड्रंकर्ड की सभी सुविधाएं बढ़ा दी गई थी और ड्रंकर्ड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था, वो सभी लोगों के बीच एकदम फेमस हो गया था। और हमें उसी के पार्टी का सीन दिखाया जाता है और वो सभी लड़कियों से घिरा रहता है, नशे कर रहा होता है, मज़े कर रहा होता है। जैंग फिर से बोलता है कि पर तुमने जब ये जाना कि अल्कोहलिक कोई अच्छा ट्रीट नहीं है तो तुमने क्या किया? क्या तुमने उसे बाहर अबैंडन नहीं कर दिया? अब देखो उसकी सिचुएशन। और फिर दिखाया जाता है कि उस आदमी का जो जॉब चेंज के बाद वो एक अल्कोहलिक बन गया होता है और इसका कहानी बहुत अलग होता है। अब वो एक गलियारे में बैठकर भीख मांग रहा होता है और ये देखकर जैंग भी एकदम शॉक होके बोलता है कि इस समय मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अपना गार्ड नेग्लेक्ट कर दूँ। और ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुआंग फैमिली अपना इमेज जितना है सब छोड़कर मुझे डायरेक्ट चोट पहुंचाने आ जाएगी। हम हुआंग फैमिली के कंट्रोल किए जाने वाले जगह से बाहर जल्दी से जल्दी भाग जाएंगे और आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर हम 3 भाई बहन हमेशा साथ में रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे 10 साल भी हम साथ में ही रहें और हम अपनी किस्मत अपने हाथों से ही लिखते हैं, हम किसी और पे डिपेंड नहीं करें ताकि वो हमारी रक्षा करे। और सुलैन तभी जोर से बोलती है, बट इंसानियत का सवाल है और पृथ्वी खत्म होने वाली है, तुम्हारा नया प्रोफेशन बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है और सभी इंसानियत को बचाया जा सकता है। इंसानियत को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया कैसे हो सकता है? तभी जियांग अपना सर घुमाते हुए बोलता है, माफ़ करना, बट मैं उतना महान नहीं हूँ, मुझे तो बस अपने परिवार का चिंता है और मुझे उन्हें और खुद को प्रोटेक्ट करना है, हमेशा सेफ रखना है। सुलैन कुछ बोल ही रही होती है कि कमांडर उसे रोकते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया ये लड़का क्या कहना चाह रहा है। तुमने जो 10 सालों से भी ज़्यादा में यहाँ पे सीखा है, जो तुम्हारी आदत है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो 1 या 2 दिन में बदले नहीं जा सकते। पर बच्चे, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे भाई के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और वो इसे सिगरेट को नीचे की तरफ दिखाते हुए बोल रहा होता है कि ये तो एपोकलिप्स का टाइम है और अकेले लड़ना शायद काम ना करे, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम एक शर्त लगाएं, अगले महीने के लिए मिलिट्री तुम्हें तुम्हारे परिवार को रक्षा करेगी,
हुआंग फैमिली के हरासमेंट से। बट अगर तुम उतने पैसे कमा सके कि तुम अपने भाई की सर्जरी करवा सकते हो तो फिर 1 महीने के अंदर तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैं भी तुम्हारा जो रिफ्यूज़ल है मिलिट्री में ज्वाइन होने का, ये मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। पर अगर तुम उतने पैसे नहीं कमा सके तो मिलिट्री तुम्हारे भाई के एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस सब खर्चे उठाएगी और उसे ज़िंदा रहने में मदद करेगी। बट उस समय तुम्हें मिलिट्री ज्वाइन करना ही होगा इंस्पेक्शन के लिए। क्या कहते हो? और पीछे सू लैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो कमांडर की तरफ ही देख रही होती है और ये देखकर हमारा जियांग भी सोच रहा होता है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो ये वादा रहा। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब तो मैंने मिलिट्री से बेट भी लगा ली, मुझे जल्द से जल्द घोस्ट स्टार वापस जाना चाहिए और जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे जमा करना चाहिए ताकि मेरे भाई का सर्जरी आसानी से हो सके। और फिर दिखाता है कि वो अपने घर के बाहर जा रहा होता है और टेबल पे एक चिट्ठी रखी होती है कि ब्रदर यिंग, क्या तुम अभी भी ओवरटाइम काम कर रहे हो? वो भी मेरे लिए। मैंने तो ट्रायल्स भी पास कर लिए हैं और मैं फिर से घोस्ट स्टार पे वापस जा रहा हूँ और ये काम मैं अभी करना चाहता हूँ। फिर वो गलियारे से जा रहा होता है और वो बोलता है हुआंग फैमिली के थ्रेट्स तो बहुत सारे हैं और तो और हम 3 भाई बहन एक जगह में अब बिल्कुल नहीं रह सकते, वो भी इस तरह। हमें उस एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे सिक्योरिटी लेवल अच्छा हो और वहाँ हमारी सिक्योरिटी अच्छे से मेंटेन की जा सके। और 2 भिखारी उसे देख रहे होते हैं। ये दूसरा वाला, ये तो वो ड्रंकर्ड की तरह ही लग रहा है। फिर जियांग सोचता है तो इस बार घोस्ट स्टार पे वापस जाने का काम एकदम ज़रूरी है, पर अगली बार मैं बहुत पैसों के साथ वापस आऊँगा। तभी फिर से हमें घोस्ट स्टार का सीन दिखाया जाता है शेंगियो शहर की ओर और कुछ लोग हमें वहाँ पे आसपास कुछ प्लेयर्स चलते हुए दिखाए जाते हैं और वो अपने बीच बातें कर रहे होते हैं। तभी जियांग फिर से सोचता है कि नोवाइस ट्रायल्स पास करने के बाद घोस्ट स्टार पे मेरा एडवेंचर फाइनली शुरू होता है और उसके कपड़े चेंज हो गए होते हैं। यार कितना सही दिख रहा है, मतलब ये आउटफिट होना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वो सोचता है कि मैंने अपने कपड़े ट्रेडिंग एरिया में बदल लिए हैं और मैं फाइनली पैसे कमा सकता हूँ मॉन्स्टर्स को मारकर। और वो अभी भी सोच रहा होता है हाउएवर, अगर न्यू कमर्स पैसे बनाना चाहते हैं घोस्ट स्टार पे तो उन्हें सबसे पहले एक गिल्ड ज्वाइन करना होगा। और वो एक गिल्ड के बाहर ही खड़ा होता है और वो बोलता है कि क्योंकि मॉन्स्टर घोस्ट स्टार पे बहुत ताकतवर है, इसीलिए कोई एक आदमी आराम से मर सकता है, इसीलिए नए एक्सप्लोरर्स को एक गिल्ड ज्वाइन करना होगा और एक मॉन्स्टर से ग्रुप में ही लड़ा जा सकता है। हमें वो एक एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया जाता है कि कैसे ग्रुप में 3 लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। और तभी वो उस गिल्ड के अंदर घुस जाता है और सोचता है कि आफ्टर ऑल गिल्ड तो एक बड़ी टीम में ज्वाइन करने जैसा है और ज्वाइन करने के बाद जो नए मेंबर्स हैं वो पुराने मेंबर्स को लड़ाई के टाइम असिस्ट करके अपना सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं। और वो अंदर घुसते हुए सोचता है कि तो अब वक्त आ गया है कि मैं देखूं कि मैं कौन सा गिल्ड ज्वाइन कर सकता हूं। और वो बोलता है हेलो, मुझे एक गिल्ड ज्वाइन करना है। तभी डेस्क पर से एक लड़की उसका आंसर करती है, सॉरी आप जियांग का ही है ना, आप कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकते इस मोमेंट पे। और जियांग शॉक होके बोलता है क्यों, मैं क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता? और फिर वो एक पोस्टर दिखाती है जिसके ऊपर जियांग का पिक्चर होता है और उस पे क्रॉस लगा होता है और वो बोलती है क्योंकि आपने हुआंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है, इसीलिए आप सभी बड़े छोटे गिल्ड से ब्लैकलिस्टेड हो गए हैं और आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो, इसीलिए आपको घोस्ट स्टार पे अकेले ही फाइट करनी है फ्यूचर में भी। और हमें दिखाया जाता है आउटस्कर्ट्स सेंगियो शहर का, जहाँ पे सेफ्टी जोन है और वो
एरिया सिलेक्शन वाला भी जगह है जहां से दूसरे जगह जाने का एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे कई और कैरेक्टर्स भी रहते हैं। सब आसपास घूम रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर एक क्रिस्टल के सामने खड़े होकर सोचता है, क्या मैंने सिर्फ वांग फैमिली को ऑफेंड किया और कोई भी गिल्ड मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? क्या ये एडवेंचर खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले ही? और पीछे से कोई बोलता है, डियर गेस्ट, क्या आप चिंता कर रहे हैं कि आपको कौन सा एरिया जाना है, किस मॉन्स्टर से लड़ना है? और जैंग ये सुनकर थोड़ा चौंकता है और वो पीछे घूम के देखता है कि वो एक लड़की होती है। वो बोलती है कि मैं एक फॉर्च्यून टेलर हूँ और मैं बता सकती हूँ कि आपके पास गोस्ट स्टार पे सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी होगी, और ये आपका सिर्फ 100 गोस्ट स्टार कॉइन्स चार्ज करूंगी मैं हर बार के लिए। और दिखाया जाता है कि उसका नाम हु यैन होता है और वो एक फॉर्च्यून टेलर होती है लेवल 29 की। और जैंग ये देखकर पहले तो थोड़ा चुप रहता है और वो लड़की पूरी कोशिश कर रही होती है, इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो, उसके तरफ एकदम प्यार से देखती है। फिर भी जैंग पीछे घूमकर बोलता है, मुझे माफ करना, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। और वो लड़की अभी भी बोल रही होती है, रुको रुको। फिर वो बोलती है, प्लीज वापस मत जाओ, तुम बार्गेन कर सकते हो, 80-30 कैसा रहेगा, 80 या फिर 30? और मैं तो तुम्हें एक फ्री फॉर्च्यून टेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी देना चाहती हूँ, इसके बारे में सोचो। ये मेरे तरफ से तुम्हें एक ग्रैंड ओपनिंग गिफ्ट है। और ये फ्री वाला सुन के हमारा मेन कैरेक्टर घूमते हुए उसके पास दौड़े दौड़े आता है और बोलता है, ओह तो ये एक फ्री है, थैंक यू थैंक यू, मैं अभी तक इसके लिए बहुत देर नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं सुपरस्टिशन पे भी विश्वास करता हूँ। और ये देखकर वो लड़की चौंक जाती है और सोचती है, डैम, ये फ्री का तो सुन के ही वापस दौड़ा दौड़ा आ गया, ये लड़का कितना चिपकू है। और वो अपने डायमेंशनल पोर्टल से एक कार्ड टाइप का निकालती है और सोच रही होती है, भूल जाओ, ये तो बस एक ट्रीट जैसा है और मैं अपना स्किल भी इसके ज़रिए टेस्ट कर लूँगी। और फिर उसमें नीडल घुमाते हुए कुछ मंत्र पढ़ रही होती है और वो अपना मैजिक स्टार्ट करती है और बोलती है, तुम अभी एक क्राइसिस में हो, तुम्हें बहुत सारे जाले घेरे हुए हैं और इस क्राइसिस में मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम वैली ऑफ द किंग्स में जाओ। और वो क्रिस्टल की तरफ इशारा करती है।